हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित को हल करेंगे। इसमें हमें प्रश्नावली 1.2 को हल करना था। इसके पहले वाली प्रश्नावली 1.1 को हमने हल कर लिया है। यदि आपने हल नहीं किया है तो चाहे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से उसको हल करिए, फिर हम प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे। तो जिन्होंने हल कर लिया है वो सभी देखेंगे प्रश्नावली 1.2 को। तो सभी लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या दिया है, इसको पढ़िए। सभी को अपनी अपनी पुस्तक और अपनी कॉपी लेकर साथ में बैठना है, क्योंकि उसी में हम हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, जो हमें संख्याएं दी गई हैं इनको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, यानी इनकी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सभी लोगों को क्या करना है, अपनी एक कॉपी लेना है और उसमें जैसा हम समझा रहे हैं वैसे आपको लिखते जाना है। 140 तो हमने देखो संख्या लिख ली है। अब हम देखेंगे कि इसको कैसे इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका हम हल कर रहे हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह संख्या लिखेंगे 140 और आपको ऐसा करके ऐसी रंगी खींचनी है। ठीक, इस तरह कर लेंगे। अब क्या करना है, आपको एक छोटी से छोटी संख्या सोचनी है जो इस संख्या में जिसका उसमें पूरी तरह से भाग चला जाए। तो आप कहेंगे सर छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जैसे 2 हुई, 2 है तो 2 का भाग इसमें पूरी में चला जाएगा। यदि हम 2 का भाग ना जाता तो हम 2 से बड़ी 3 सोचते, 3 का भाग नहीं जाता तो 4 देखते, 4 से 5 देखते, लेकिन इसमें 2 का ही भाग जा रहा तो हम सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। 2 का भाग देना है, पहले 2 अंकों में देंगे, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ इतनी भी पढ़ना है कि हमें 14 मिल जाए। तो 2 सत्ते 14, यहाँ पर कितना आएंगे 7। अब 0 को ज्यों के 200 होते हैं। अब फिर से हम अब इसमें देखेंगे कौन सी संख्या आएगी जिसके 70 में भाग चला जाए। फिर से इसमें 2 का भाग चला जाएगा, देंगे तो कितना, 2 3 6, 7 बचा 1, 2 पंचे 10। अब देखिए किसका जाएगा, आपके 2 का इसमें भाग जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे देखो 2 1 2 बचा 1, 2 सत्ते 14, शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, यानी इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। तो अब हम 2 से बड़ी देखेंगे, 2 से बड़ी क्या हुई 3, देखेंगे क्या 3 का भाग जाएगा। तो देखें 3 1 3, 3 1 3, बचे 2, यानी शेषफल 2 बच रहा है, यानी 3 का भी भाग नहीं जा रहा। आपको ऐसे ही बार बार संख्याओं को सोचना है और उनको भाग देकर देखना है। इसमें भाग जाएगा किसका, 5 का। तो अब हम इसका 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 7 35, कितनी बार गया, 7 बार। अब लास्ट में 7 में केवल 7 का ही भाग जाता है, तो 7 1 7, 1। शेषफल हमें यहाँ पर 1 बनाना है, 1 बन गया, यानी 140 की ये अभाज्य गुणनखंड निकाल आया है। 140 के अभाज्य गुणनखंड यही निकाला है। 140 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकलेंगे, 140 के निकले। जो यहाँ पर लिखी संख्या इनको यहीं पर लिखना है। यहाँ से करके 2 बीच में गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर यह बार लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 7 गुणित 1। आप चाहें तो लिख भी सकते हो, ना भी लिखे तो चलेगा। ठीक, तो ये हो गए 140 के गुणनखंड। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे 2 2 बार है, यानी 2 के ऊपर 2 की घात भी लिख देंगे। इस घात का मतलब यही हुआ कि यह संख्या है जो जितने की घात होगी वह उतनी बार होगी। जैसे 2 है, यहाँ पर 2 बार था इसलिए हमने 2 की घात लगा दी। यदि 2 3 बार होता तो हम 3 की घात लगाते। यहाँ पर कितनी बार, 2 बार, 2 के ऊपर कितनी घात आएगी, 2 की। बाकी संख्या 1 बार है तो 5, इनको या फिर चाहे 1 की घात भी लगा सकते हैं, या फिर घात ना लगा तो इसका मतलब यही होता है कि यही संख्या आएगी, 5 गुणित 7। तो यह इसका आंसर होगा। आप चाहें तो अपने उत्तरमाला में मिला सकते हैं। यह पहला प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरी संख्या क्या दी थी, 156। तो यहीं पर हम कर लेते हैं, दूसरी संख्या क्या दी है हमें, 156। तो अब हम 156 के निकालेंगे। अब आपको समझ में भी आ गया है तो आप खुद भी साथ में निकालेंगे, साथ साथ करिए। सबसे पहले बताइए इसमें कौन सी संख्या का भाग देंगे, आप खुद बताएंगे कौन सी संख्या का भाग देंगे। आप कहेंगे सर सबसे छोटी संख्या क्या है, 2, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग पहले किस में देंगे, 15 में, 2 सत्ते 14, शेष क्या बचा 1। यहाँ आपको मन में मान लेना, तो यह संख्या क्या बन जाएगी, 16। 1 यहाँ 2 सत्ते 14 बचा 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो कितना बन जाएगी, 16, 2 अट्ठे 16। आप चाहें तो रब में भी भाग दे सकते हैं। अब फिर से इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का, 2 3 6 7 बचा 1, 2 ही 18।
अब क्या इसमें 2 का भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। अब 2 से बड़ी की सोचेंगे, 2 से बड़ी क्या हुई? 3। 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तेरह का 9। अब इसमें किसका भाग जाएगा? केवल 13 का। तो 156 के गुणनखंड क्या क्या निकले? आप सभी बताएंगे। 156 गुणनखंड यहाँ पर लिख लेंगे। क्या क्या निकले? 2 निकला, गुणत 2 गुणत 3 गुणत 13, यही निकले। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 के ऊपर कितनी घात आएगी? यह संख्या कितनी बार है? 2 बार। तो यहाँ पर 2 की घात गुणत 3 गुणत 13, यह हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यह 156 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। देखो तीसरा प्रश्न, तीसरी संख्या क्या दी हमें, यहीं पर कर लेते हैं। तीसरी संख्या क्या दी है? 3825। 3825, इसकी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। बिल्कुल जैसा हमने पहला किया, दूसरा किया, उसी की तरह इसको भी हल करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, 3825 और ऐसी रंगीज खींचना है। अब क्या करना है? इसमें सबसे छोटी संख्या सोचनी है जिसका इसमें भाग चला जाए। देखिए इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे संख्या जो 5 है यह कैसी विषम संख्या, तो विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता। तो इसलिए हम इसमें क्या सोचेंगे? 3 सोचिए। 3 का भाग देंगे, क्या जाएगा? इसमें बिल्कुल पूरी तरह से 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 से भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, एक बार गया। फिर 3 दूनी 6, 7 8 बचेंगे 2, हो जाएंगे 22, 30 सत्ते 21, बचा 1, 3 5 15। ठीक, समझ में आ रहा है कैसे करना है? 3 का भाग लगाया, 3 का 3 में भाग दिया तो 3 एकम 3, एक बार पूरी तरह चला गया। फिर 8 में दिया तो 3 दूनी 6, बचा 2, शेष क्या बचा? 2। तो 2 को यहाँ पे मन में मान लेना, तो यह संख्या क्या बन जाएगी? 22। फिर 3 का भाग लगाएंगे 22 में, तो कितनी बार जाएगा? 30 सत्ते 21, बचा 1, यानी बन जाएगी 15, 3 5 15। ठीक, अब इस संख्या में बताइए किसका भाग जाएगा? इसमें भी अभी 3 का ही भाग जाएगा। दीजिए 3 चौकी 12, 3 दूनी 6, 7 बचा 1, 3 5 15। ठीक, अब देखो, अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। क्यों? 3 का भाग कब जाता है? जब इनका योग करें और ये योग है जो वह 3 से विभाजित हो। जैसे 4 और 2 कितने हुए? 6, 6 और 5 11, 11 के 3 से विभाजित है? नहीं है, यानी अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका देंगे? आप सोचेंगे 4 का लगा कर देखेंगे तो 4 का भी नहीं जाएगा। इसमें जाएगा केवल किसका? 5 का। तो 5 का भाग दीजिए। यह आपको सोचना है कि कौन सी संख्या का भाग जाएगा। यह जब आप ऐसे सवाल बहुत सारे करेंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसमें अब कौन सा भाग जाएगा। तो 5 का भाग लगाएं तो कितनी बार आ जाएगा? 55 40, 8 फिर बचा, शेष क्या बचा? 2। तो यह संख्या क्या बन जाएगी? 25 55 25। ठीक, अब फिर से इसमें 5 का भाग लगाना है। 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35। अब 17 में केवल 17 का ही भाग जाएगा। तो इसके बताइए 3825, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले? 3 गुणत 3, इनको ही यहाँ पर लिखना है। 3 गुणत 3 गुणत 5 गुणत 5 गुणत 17। ठीक, 3 की जोड़ी बनाकर लिख देंगे। तो जोड़ी इनकी बन रही और इनकी 2 है। 3 कितनी बार है? 2 बार, तो यहाँ पर 2 की घात लग जाएगी। 5 कितनी बार है? 2 बार, 2 की घात लगाएंगे। 17 कितनी बार? 1 बार। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको तीसरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालने थे। अब हम चौथी संख्या पर आ रहे हैं। चौथी संख्या क्या दी है हमें? देखिए चौथी संख्या दी 5005। अब हम इसके निकालेंगे 5005 की गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या काम होता है? इसको हम इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखते हैं। अब इसमें बताइए किसका भाग जाएगा? 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 है, यानी 5 कैसी विषम है। तो आप 3 का देंगे क्या? 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि योग है जो 3 से विभाजित नहीं है। 4 का भी भाग नहीं जाएगा, इसमें केवल जाएगा 5 का। तो लगाइए 5 एकम 5 और 2 शून्य, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। ठीक, अब क्या बना? 1001। तो 1001 में किसका भाग जाएगा? तो इसमें देखिए 1001 में आपको बताना है कि यह इसमें किसका भाग जाएगा। तो इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा 7 का। दीजिए 7 का 10 में भाग देना है। 7 एकम 7, शेष क्या बचा? 3। तो यहाँ पर हो जाएंगे 30। तो 30 में 7 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा? 7 चौकी 28, 4 भी गया, शेष क्या बचा? 2। तो इतनी यह संख्या क्या बन जाएगी? 21। तो 7 का 3 भी पढ़ेंगे तो 7 3 21। संख्या क्या बनी? 143 संख्या बन गई। अब हम 143 में भाग देंगे तो इसमें किसका जाएगा? ना ही 8 का जाएगा, ना ही 9 का। किसका जाएगा? आप 11 का। तो 11 का भाग दीजिए। 11 एकम 11, बचा 3, 11 3 33। तो यहाँ पर अब इसमें 13 का ही भाग
जाएगा। तो अब यहाँ पर बताइए 5000 5 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, यह है जो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर आना है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से चौथी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। आपको यह समझ में बिल्कुल आ रहा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 5वीं संख्या लिखी है, इसको हम हल करेंगे। 5वां प्रश्न क्या है? देखो 5वां प्रश्न है 7429। अब हम इसके निकालेंगे 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो इसमें बताइए सबसे पहले किसका भाग जाएगा 7429 में? तो देखिए इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा 17 का भाग। किसका भाग जाएगा? 17 का। बहुत सारे बच्चे हैं जो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसमें किसका भाग जाना है? 17 का। तो इसको अच्छे से समझना है। 17 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा? 17 चौके 68, 17 चौके 68। 74 में से 68 घटाइए, कितना बचेगा? 68 से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6। यानी यहाँ पर अब मन में 6 मान लेना। तो यह संख्या क्या बन जाएगी? 62। तो अब 17 का पहाड़ा पड़ेंगे कि हमें 62 मिल जाए। तो 17 3 51 होती है, 17 चौके 68, 68 ज़्यादा हो गए तो 17 3 51, 51 और 62। तो यहाँ पर कितने का अंतर है? यह है जो 11 शेष बचेंगे, 51 10 61 और 1 12, यानी 11 बचे तो कितने बन जाएंगे? यहाँ पर 11 आएंगे तो 119। तो 17 का 17 सत्ते कितने होते हैं? 17 सत्ते 119। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 434 में किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा 19 का। तो 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी कितने होते? 38। कितने बचे? 5 शेष बचेंगे, यहाँ पर 5 मान लेना है। तो 19 3 57, 23 आ गया। 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का ही। 23 एकम 23। ठीक। तो अब बताइए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आ गए? 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? इसको यहाँ पर लिखना है 17 गुणित 19 गुणित 23, यह इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। यही आपका आंसर आना है। तो सभी लोग इस तरह से इसको हल कर लेंगे। समझ पा रहे होंगे कैसे हल करना है। सबसे पहले इसमें 17 का भाग दिया, फिर 19 का, फिर 23 का जाएगा। तो यह इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो हमने आपको पांचों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना बता दिया है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा पर। दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखो दूसरा प्रश्न क्या लिखा है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणित एलसीएम। क्या करना है? प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, दो हमें युग्म दिए हैं 26 और 91, एक दिया 510 और 92 और दिया 336 और 94। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा होता है, जोड़ा। इनका क्या करना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। एचसीएफ क्या कहलाता है? महत्तम समावर्तक, और एलसीएम कहलाता है महत्तम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, हमें क्या करना है? जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। इसको आप अच्छे से समझेंगे, हम आपको जांच करके भी बताएंगे। तो सभी लोग प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला देखिए। पहला क्या दिया? 26 और 91 में बताना है। तो यहीं पर हम कर रहे हैं। कितना लिखा है? 26 और कितना लिखा है? 91। ठीक, यही लिखा है 26 और 91। तो सबसे पहला काम क्या अच्छे से समझना है। सबसे पहला काम क्या है? 26 का गुणनखंड निकालना है। जैसे हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले वैसे ही हम सबसे पहले 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। निकालिए। कैसे निकालते हैं? सबसे छोटी संख्या 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 3 6, क्या बचा? 13। अब 13 में किसका भाग जाएगा? इसमें और भी कोई संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसमें केवल 13 का ही भाग जाएगा। 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। आप क्या इसके 91 के भी निकालने हैं। इसी तरह जैसे हमने 26 के निकाले वैसे ही 91 के निकाल लेंगे। निकालिए। तो 91 सबसे छोटी संख्या, इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें जाएगा आपका 13 का भाग। 13 से भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसमें डायरेक्ट आपको 13 से भाग देना है। 13 सत्ते 91 और फिर इसमें किससे जाएगा? 7 से जाएगा। 7 एकम 7। ठीक। तो अब देखो इनके हम अभाज्य गुणनखंड नीचे लिख लेंगे। 26 के क्या बन रहे थे? 26 की बनी थी। कौन कौन आए थे? आप यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणित 13 गुणित 1 भी लिख चाहें तो आप लिख सकते हैं। और 13 यहाँ पर 91 की बताना है। 91 क्या क्या बन रहे थे? 7 गुणित 13। ठीक है, इसी को हमने ऊपर नीचे लिख दिया है। आप यहाँ पर पहले आपको 7 से भाग देते और फिर 13 से भाग देना था। यहाँ पर थोड़ा
उल्टा हो गया है। तो 7 गुणा 13 आयता। अब हमें इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF देखो, HCF कैसे निकालते हैं। HCF कहलाता है जो दोनों संख्याओं में हो, यानी 26 के भी अभाज्य गुणनखंड में हो और 91 वाली संख्या के भी अभाज्य गुणनखंड में जो दोनों में होगी संख्या, वह इसका HCF हो जाएगा। तो आप बताइए इनमें से दोनों में कौन सी संख्या है। तो आप कहेंगे कि 13 है जो दोनों में है, यानी HCF क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 13 संख्या है जो दोनों में थी। अब LCM की बारी आई, तो LCM बताइए, LCM इसका कितना हो जाएगा। LCM कैसे निकालते हैं, देखो जिनकी जो दोनों में है उनको हम एक बार लिखेंगे और जो दोनों में नहीं है उनको हम वैसे ही लिखते जाएंगे। जैसे 2 सबसे पहले 2 लिखा गुणत। अब 13 यहाँ पर 2 बार है, तो 13 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, केवल एक बार लिखेंगे, यानी 13 आ गया गुणत। अब क्या बचा 7। ठीक, इस तरह से आपको इनको लिख लेना है। LCM क्या हो जाएगा इसका, LCM आएगा 2 गुणत 13 गुणत 7। तो इनका गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, 26 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 182। गुणा कैसे करते हैं, देखो 2 का पहले 13 में गुणा करना है, 2 13 26, 13 दूनी 26, 26 का गुणा फिर 7 में करना है, तो 26 सत्ते 182। यह हो जाता है इसका LCM। अब हमारा आंसर इतना नहीं हुआ, अभी प्रश्न हमारा और भी बाकी है, क्योंकि प्रश्न में हमसे कहा गया था कि इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्योंकि देखो प्रश्न में यह लिखा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणित LCM के बराबर होता है। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब संख्या, दो संख्या कौन कौन 26 और 91, इनका गुणनफल यानी क्या करना है, इनका आपको गुणा करना 26 और 91, सॉरी गलती लिख दिया, 26 गुणित 91, इनका गुणनफल किसके बराबर, इनका पहले आप गुणा कर लीजिए 26 गुणित 91 बराबर इनका LCM और HCF गुणित LCM। ठीक, यह प्रश्न में लिखा, देखो प्रश्न में लिखा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो दो संख्या होंगी 26 और 91 जो आपको प्रश्न में दी थी, इनका हमें HCF और LCM के गुणनफल के बराबर इसका आंसर आना चाहिए, तभी हमारा यह आंसर सही होगा। चलिए तो इनका गुणा कर लेते हैं, 26 गुणित 91, तो गुणा करेंगे, आपको कैसे गुणा करना है, आप चाहें तो रफ में भी इसका गुणा कर सकते हैं, एक एक संख्या का गुणा कर लेंगे, एक का 26 में करेंगे फिर 9 में, फिर उनको जोड़ देते। चलिए एक बार हम आपको बता ही देते हैं। एक का 6 में किया तो 6 कम 6, एक दूनी 2, यहाँ पर 31 लगाए, 9 का 6 में पढ़ेंगे, 9 6 54, 54 की 4 हाथ से लाएंगे 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हुए 23। अब इनको जोड़ देंगे 6, 4 और 2 6, 3 और 2, इसका कितना आया 2366, गुणा किया तो इतना मिला। अब देखो यहाँ पर HCF की वैल्यू कितनी दी थी, HCF हमारा कितना निकला था, यहाँ था देखो HCF कितना निकला था 13 और LCM कितना निकला था 182, तो यहीं लिखेंगे 13 गुणित 182। तो आपको यहाँ पर भी इनका गुणा करना है, 13 गुणित 182 करेंगे, करिए 13 का दुनिया 2 भी पढ़ेंगे, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 की आएंगे 6 हासिल 2, 13 अट्ठे कितने होते हैं, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हुए 104 2 106, 6 यहाँ से लाएंगे 10, 13 एकम 13 और 10 कितने हुई 23, कितना हुआ 2366। यहाँ पर पहले से ही 2366 आया था, इसका आंसर भी 2366 आ रहा है। आप देख रहे हो कि दोनों पक्ष कैसे हैं बराबर, यानी हमारी जो है आंसर है इसका सही, यही इसका आंसर चाहिए था, क्योंकि प्रश्न में लिखा था जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM गुणनफल के बराबर होता है। तो हमने आपको यह सिद्ध भी करके बता दिया, तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे इसको हल करना है। तो आप प्रश्न क्रमांक दूसरा पूरी तरह से समझ चुके हैं। अब अभी हमने 26 और 91 के लिए देखा था, इसी तरह से हम इसको भी देखेंगे 510 और 92 के लिए। तो सभी लोग इस पर आ जाइए, हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, 510 और 92। बिल्कुल आपको टेंशन में इसको हल नहीं करना है, बिल्कुल फ्री माइंड और मज़े से इसको हल करना है। आप जितनी बार इसको हल करेंगे आपको उतनी ही अच्छे सवाल जी लगने लगेंगे। जो बच्चों को कम समझ में आता है वह उनको लिए यह बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन जब वो भी इन पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनको भी यह सवाल बहुत ही आसान लगने लगेंगे, एकदम हलवा क्वेश्चन लगने लगेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, एक एक करके निकालते हैं। 510 का पहले निकालते हैं, 510 का
किससे भाग देंगे? सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जैसे हमने सोची 2, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 में दिया तो कितना है 2 दूनी 4, शेष क्या बचा 1, यहाँ पर 1 मान लेंगे, 2 पंचे 10 क्योंकि संख्या बन गई 11, 2 पंचे 10 बचा, फिर भी शेष 1, तो यह फिर से 10 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 पंचे 10, यानी संख्या क्या बनी 255। अब इसमें किसका भाग जाएगा? इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 विषम है। अब इसमें भाग देंगे 3 का, तीजिए 2 संख्या हम देंगे 25 में देंगे 3 8 24, शेष क्या बचा 1, यानी बन गई 15, 3 5 15। अब बताओ इसमें किसका भाग देंगे? इसमें जो 3 का भाग अब नहीं जाएगा, इसमें देंगे अब हम 5 का भाग, तीजिए 5 का 5 बचा 3 5 7 35, अब किसका भाग जाएगा 17 का, 17 एकम 17। यह आपको तभी पता चलेगा कि इसमें कौन सी संख्या का भाग देना है जब आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कई बार कर लेंगे, तब आपको खुद लगने लगेगा इसमें अब कौन सी संख्या का भाग जाएगा। तो ये 510 के अभाज्य गुणनखंड निकाला है। इसी तरह से आपको 92 के भी निकालनी है। निकालिए 92 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 9 बचा 1, 2 छम 12, फिर से देंगे 2 दूनी 4, 2 तीन 6। अब बचा यहाँ पर क्या 23, तो 23 में किसका भाग जाएगा? इसमें और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें हम डायरेक्ट 23 का ही भाग देंगे, 23 एकम 23। अब यहाँ पर लिख लेंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, उनको लिखेंगे 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। सभी को हमारे साथ रिपीट करना है। 92 के बताइए, 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए? 2 गुणित 2 गुणित 23, ठीक। और अब यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे? एचसीएफ। सभी बताइए एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अभी हमने आपको बताया था एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है कि हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं और उनमें चुनते हैं कि कौन सी संख्या जो दोनों में है। तो देखिए इनमें कौन सी संख्या दोनों में है? दोनों में है जो 2 है, जो 2 है जो दोनों में है। देखो 2 है जो पहली में भी है और इसमें भी है, लेकिन बाकी अन्य किसी भी संख्या है जो इसमें और इनमें दोनों में नहीं है। केवल 2 ही संख्या थी जो दोनों में थी, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 है जो इसका एचसीएफ हो जाएगा। समझ गए एचसीएफ कैसे निकालना? एचसीएफ में हम ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों के गुणनखंड में हो, तो 2 हमें ऐसी संख्या मिली जो दोनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? जिनकी जो दोनों में है उनको हम एक बार लिख लेंगे, ऐसी संख्या जो दोनों के गुणनखंडों में है उनको हम एक बार लिखेंगे और बाकी संख्याओं को ज्यों लिखेंगे। जैसे 2 था, 2 एक बार लिखेंगे, बाकी इस वाली संख्या को ज्यों और इसको भी ज्यों, यानी 3 गुणित 5 गुणित 17 17, ठीक। गुणा अब यह संख्या लिखेंगे 2 गुणित 23। अब इसको 2 को नहीं लिखना है क्योंकि इन 2 की तो जोड़ी बन गई, तो इनको एक बार लिखना है। अब हम इनका गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 पंचे 30, ठीक 30 हो गए। अब 23 दूनी 46, 46 का गुणा 17 में करना है और यहाँ पर कितने हो रहे थे? 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 गुणित 17 गुणित 23 दूनी 46, इनका आपको गुणा करना है। जैसे ही आप इनका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे लिए? यह आएगा आपका लगभग आएगा 46,920। यह इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा। हमने आपको बता ही दिया कैसे इनका गुणा करना है, तो यह हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हाँ, इसका आंसर इतना नहीं आएगा, 46,920 नहीं आएगा। इसका कितना आएगा? इसका आंसर आना चाहिए 1 मिनट 23,460। यह इसका आंसर है। जब आप इनका गुणा करेंगे 30 गुणा 17 गुणा 46, तो इतना आंसर मिलेगा 23,460। यह इसका एलसीएम है। एचसीएफ कितना है? 2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसकी जांच करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखा है? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा गया है? देखो प्रश्न में लिखा है इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ को एलसीएम के बराबर होता है। तो 2 संख्या कौन कौन सी लेनी? 510 और 92। 510 और 92 का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। एचसीएफ कितना था? 2 गुणित एलसीएम कितना निकला हमारा? 23,460। अब आपको इनका गुणा करना है, तो आप गुणा खुद करेंगे, तो दोनों को जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यह मिलेगा आपका 46,920 और यह भी आएगा आपका 46,920। तो जो दोनों हैं जो कैसी हैं? एक दूसरे के बराबर है, यानी इसका हमारा आंसर है जो वह सही है, ठीक। कैसा करना है? आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या इनका गुणा करेंगे तो आपको इतनी संख्या मिलेगी, और इसका भी जब 2 में गुणा करेंगे तो अभी हमें यह मिलेगा। दोनों पक्ष कैसे बराबर आ रहे, यानी हमारा आंसर सही है। तो यह आपको दूसरा प्रश्न का आंसर है। दूसरे प्रश्न का दूसरा है यह।
अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं 336 और 54 पर। इसको हम निकालेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, क्या लिखा है, 336 और 54। अब हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, 336 के अभाज्य गुणनखंड सभी साथ साथ निकालेंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। निकालिए, कैसे निकलेंगे 336 के। देखो, सबसे पहले इसमें किसका भाग जाएगा, इसमें बताइए, क्या 2 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 से देंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 छः 12, 13 बचा 1, 2 अट्ठे 16। अब किसका भाग देगा, अब भी इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर से देंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर क्या बचे, 21। अब इसमें 3 से भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा, 30 सत्ते 21 और 7 का जाएगा 7 एकम 7। ठीक है। अब हम 54 में भाग देंगे। 54 के भी इसी तरह से हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 54 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, शेष क्या बचा 1, 2 सत्ते 14। तो अब 47 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पाँच है जो विषम संख्या है, इसमें क्या 3 का भाग जाएगा, ना ही इसमें 3 का भाग जाएगा। 4 का तो जाएगा ही नहीं, 5 का भी नहीं जाएगा। अब हम देखते हैं 47 में किसका भाग जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही गलती पकड़ी। यहाँ पर 4 नहीं थे, यहाँ पर क्या आना था 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होती है। यहाँ पर 2 लिखेंगे, शेष क्या बचेगा 1, 2 सत्ते 14। आप भी बहुत स्मार्ट हो रहे हो। तो 2 का जब हम 54 में भाग लगाएं तो कितना बचेगा हमें 27। अब इसमें हम किसका भाग देंगे, 3 का। तो 3 का 27 में भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 3 नाम 27। अब हम 9 में देंगे, 3 का ही भाग जाएगा, 3 तेरह का 9, 3 एका 3। तो इसका यह आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे सबकी लेना है अभाज्य गुणनखंड 336 के। पहले 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है उनको बताइए। इनको आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। क्या पता यही है इनके अभाज्य गुणनखंड है, बिल्कुल यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब हम इसी तरह से 54 के भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 54 के क्या क्या हुए उनको लिखेंगे। 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, यह इसके 54 के अभाज्य गुणनखंड है, इनको भी लिख लेना है। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो सभी बताएंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ ऐसे ढूंढते हैं जो दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या हो। जैसे 2 है जो इसमें भी है और इसमें भी है। 3 देखिए, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, और बाकी जो संख्याएं हैं भाई उनकी जोड़ी नहीं मिल रही है। तो आप इसका बताइए एचसीएफ क्या हो जाएगा। एक तो 2 मिल रहा है और एक मिल रहा है 3, तो कितना बनेगा, 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6 है जो इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी तरह से हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो, अब हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते, जो 2 बार है उनको एक बार लिखना। जैसे 2 की जोड़ी बनी थी और 3 की, तो इनको हम एक बार लिखेंगे, बाकी संख्याओं को जंग करते लिखना है। जैसे 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। आप ऊपर की संख्या लिखते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, यह 3 लिखेंगे गुणित 7। अब यह वाला 3 और यह वाला 2 नहीं लिखना है, इसमें से 3 गुणित 3 को भी लिखना है, 3 गुणित 3। समझ गए कैसा लिखना है। जिनकी जोड़ी बनती है एलसीएम में उनको एक बार लिखना है और बाकी संख्याओं को ज्यों कहते हैं, जो शेष बच रहे हैं उनको ज्यों कहते हैं। तो अब इनका गुणा कर देंगे। 2 का 2 में पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर यहाँ से देखो 3 तरह का 9, 3 तरह का 9, 9 7 63, 63। यहाँ पर कितना हो रहे थे, 4, 4 दूनी 8 गुणित 23 गुणित 9 7 63, कितने 63, 8 गुणित 23 गुणित 63। जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इसका एलसीएम। इसका एलसीएम है जो देखते हैं कितना आता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएगा, तो 8 दूनी 16, 16 32 16 48, 48 गुणित 63। अब हम इनका जब गुणा करेंगे यह हमें कितना मिलेगा। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका हमें एलसीएम कितना मिल जाएगा, 3024, यह इसका एलसीएम आएगा। अब हम इसकी जांच करेंगे। जैसे हमने अभी प्रश्न क्रमांक दूसरे की जांच की थी, इसी तरह से आपको इसकी भी जांच करनी है। यह आपका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न में लिखा है उसी के अनुसार हम देख रहे हैं। प्रश्नानुसार उसमें कैसा लिखा है, देखो प्रश्न में लिखा है 2 संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो गुणनफल यानी कौन सी 2 संख्या है, यही 2 संख्या यानी 336 और 54। यानी यहाँ पर लिखेंगे 336 गुणित 54 का गुणनफल किसके बराबर, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना था 6 गुणित एलसीएम कितना था 3024।
24। जब आप इनका गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, जब आपको 336 गुणा 54, यह आपको गुणा करना है। आप करेंगे तो आपको यहाँ पर एक इतना मिलेगा 18,144, 18,144। और जब इनका भी गुणा करेंगे तो आपको भी यही संख्या मिलेगी 18,144। फिर देखेंगे कि दोनों संख्याएं जो एक दूसरे के बराबर हैं, यानी हमारा आंसर सही है। यह आपका आंसर हो जाएगा। आपको पूरा है जो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ तक इतना परीक्षा में करके आना है। तो आपको हमने प्रश्न क्रमांक दूसरे के तीनों प्रश्नों को बता दिया है। अब हम तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, जो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा हमें जो नीचे पूर्णांक दिए गए हैं इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। चलिए तो हम इसको हल करते हैं। देखिए हमने प्रश्न को यहाँ पर लिख लिया है। 12, 15 और 21 ये तीन पूर्णांक दिए हैं, इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें तीनों के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। आप सभी जानते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, इस तरह से आपको लिखना होता है। फिर इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी 2 का भाग देंगे 12 में। तो कितनी बार जाएगा, 2 × 12, 6 बार गया, 6 लिखेंगे। अब 6 में भी फिर से 2 का भाग देंगे, 2 × 3 = 6, कितनी बार गया, 3 बार। फिर इसमें किसका भाग जाएगा, अब 3 का ही भाग जाएगा, 3 × 1 = 3। अब इसी तरह से आपको 15 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 15 में किसका भाग देंगे, 2 का तो इसमें भाग जाएगा नहीं। अब आपको 2 से बड़ी संख्या सोचनी है। 2 से बड़ी क्या होती है, 3। 3 का भाग देकर देखेंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार गया तो 5 लिख देंगे। अब इसमें किसका भाग जाएगा, केवल 5 का, 5 × 1 = 5। अब इसी तरह से आपको 21 के भी निकालने हैं। तो 21 का निकालेंगे, तो 21 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 से देंगे, 3 × 7 = 21। अब इसमें केवल 7 का ही जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनके तीनों के अभाज्य गुणनखंड है जो लिख लेंगे। जैसे 12 के क्या थे, 12 के थे 2 × 2 × 3। और 15 के बताइए, 15 के क्या क्या थे, 3 × 5, 3 × 5। और इसके बताइए 21 के क्या थे, 21 के थे 3 × 7। अब हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हमने अभी देखा था कि एचसीएफ ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो तीनों के अभाज्य गुणनखंड में हो। तो इसमें बताइए कौन सी संख्या जो आपको तीनों अभाज्य गुणनखंड में दिखाई दे रही है। तो आप कहेंगे कि 3 संख्या है जो यह तीनों में है। यानी देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, और बाकी कोई भी संख्या जो तीनों में नहीं है। तो यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम है जो आपको कैसे निकाले, एलसीएम को आप पूरी को ज्यों कहते हैं लिखेंगे, जिनकी जोड़ी बन रही है उनको एक बार लिखना है। जैसे देखो 3 है, इनको एक बार लिखेंगे और बाकी संख्या को ज्यों कहते हैं, यानी 2 × 2 है तो ज्यों कहते हैं लिखेंगे। 3 की जोड़ी बनी तो 3 को लिखेंगे, गुणत 3। अब इनको नहीं लिखना है, गुणत क्या बचेंगे, 5 और 7, तो 5 × 7 आएगा। समझ रहे, एलसीएम में क्या करना है, जिनकी जोड़ी बनती है उनको केवल एक बार, बाकी संख्या को ज्यों कहते हैं। जैसे हमने 3 की जोड़ी बन रही थी इसलिए 3 को हमने एक बार लिखा, बाकी संख्या को ज्यों कहते हैं। अब इनका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, और 60 का जब 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। कितना आ जाएगा, 420। यह इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यह आपका पहले का आंसर हो जाएगा। पहले का हमें एलसीएम ऐसे बताना था तो आप यहाँ पर बता देंगे। अतः 12, 15 और 21 के एचसीएफ और एलसीएम कितने होंगे, एचसीएफ था 3 और यहाँ पर क्रमशः लिखना है, क्रमशः 3 और 420 होंगे। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको तीसरे का पहला हल करना था। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या लगा, 17 और 23, 17, 23 और 29, तीन पूर्णांक कौन कौन, 17, 23 और 29। अब हम इसका हल करके देखते हैं। 17, 23 और 29 इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसी को भी इसी की तरह करना है, यानी सभी के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 17 के निकालते हैं, 17 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो इसमें किसका भाग जाएगा, और कोई भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसमें केवल 17 का ही भाग जाएगा, 17 × 17, ठीक। 23 में देखेंगे, 23 में किसका भाग जाएगा,
23 में भी कोई भी संख्या का नहीं जाएगा, इसमें केवल 23 का ही भाग जाएगा। 23 एकम 23। और 29 में भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 29 में किसी का जाएगा क्या? 29 में भी नहीं जाना है। तो 29 एकम 29, ये सभी संख्याएँ कैसी हैं? अभाज्य संख्याएँ हैं। अब हम इनका HCF देखेंगे। पहले हम इनको लिखेंगे। 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए थे? 17 गुणित 1 लिख लेंगे। और 23 के कितने आए थे? 23 के आए थे 23 गुणित 1, 23 गुणित 1। और 29 के क्या हैं? 29 के हैं 29 गुणित 1। ठीक, तो इनमें से HCF बताइए जो तीनों में है, तो कौन सा है? एक संख्या है तीनों में, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। और LCM बताइए, तो LCM क्या हो जाएगा? इनका गुणा कर देना। 17 गुणित 23 गुणित 29, 1 का गुणा करेंगे तो यही संख्या मिलेगी। तो आप जब इनका गुणा करेंगे 17 गुणित 23 गुणित 29 का, तो कितना आएगा? आपको अपनी कॉपी में हल करना है 11,339। यह इसका आंसर आएगा, इसका LCM है। तो यह इसका LCM हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। तो आप सभी लोग इसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है? 8, 9 और 25, इनके हमें अब HCF और LCM निकालने हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? 8 के हमें अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से एक बार देंगे 2 एकम 2। अब हम 9 का निकालेंगे। सबसे पहले किसका भाग जाएगा? 3 का। 3 तर का 9, 3 एकम 3। अब 25 के भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इसी तरह से। इसमें किसका भाग देंगे? 5 का। 5 25, 5 एकम 5। अब यहाँ पर इनके लिख लेते हैं। 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1, 1 को नहीं लिखना है। फिर 9 को बताइए, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या थे? 3 गुणित 3 थे। और इसके बताइए 25 के क्या क्या थे? 25 के थे 5 गुणित 5, यह थे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आप बताइए इसका HCF निकालेंगे। तो HCF क्या है? देखो HCF इसमें देखो कोई भी संख्या जो तीनों में नहीं है, यानी यहाँ पर 1 कहा या यहाँ पर भी 1 होगा। तो HCF क्या हो जाएगा? जो तीनों में हो, तो तीनों में 1 है, तो इसका आंसर HCF क्या हो जाएगा? 1। और LCM कैसे निकालते हैं? LCM निकालते हैं जिनकी जोड़ी बनती है उनको एक बार बाकी संख्या से क्योंकि तो अब 1 को तो नहीं लिखेंगे तो भी उस संख्या का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या मिलती है। तो बाकी सभी संख्या आपको यहाँ पर लिख देना है। 2 गुणित 2 गुणित 2, अब इनको लिखेंगे 3 गुणित 3। अब इस वाली को लिखेंगे तो 5 गुणित 5। इनका फिर गुणा कर देंगे। करिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीरी 24, 24 तिया 72 और 5 25, 72 गुणा करेंगे 25 का। तो आपको LCM इसका कितना मिल जाएगा? इसका LCM मिलेगा आपको 1800। 1800 इसका LCM आएगा। कितना आएगा? आप सभी इसका गुणा भी कर सकते हैं। HCF हो जाएगा 1 और LCM आएगा 1800। यह इसका आंसर है। सभी लोग इस तरह से हल करेंगे। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न के तीनों हल कर लिए। चौथा प्रश्न क्या है? HCF 306 और 657 कितना दिया है? 9। यानी हमें यह 306 और 657 का HCF दिया है 9 है। LCM निकालना है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी 306 और 657 का LCM निकालना है। चलिए तो हम इसको देखते हैं कैसे करना है। चौथा प्रश्न है, यहाँ पर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। चौथे का हल है, क्या लिखेंगे? दिया है क्या दिया हमें? HCF दिया है 306 और 657 का HCF कितना दिया है? 9 है। और 306 657 के LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? आपको अभी हमने देखो दूसरा प्रश्न किया था, जब यहाँ पर लिखा है 2 संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। आपने इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी हल कर लिए हैं, तो आपको एक सूत्र भी याद कर लेना है। बिल्कुल आपने यही सूत्र ही सिद्ध किया था। सूत्र क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका HCF और HCF गुणित LCM, यही होता है। इस फार्मूला को आप कर लेंगे, या फिर ऐसा करेंगे पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या की HCF गुणित दूसरी संख्या का LCM। तो इस तरह से आपको सूत्र को याद कर लेना, क्योंकि हमने इस सूत्र के आधार पर प्रश्न क्रमांक दूसरे के तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है। तो यह सूत्र कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। अब क्या करना है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल यानी 306 और 657। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनफल मतलब होता है गुणा।
306 गुणित 657, ठीक, बराबर HCF गुणित LCM। तो HCF हमें प्रश्न में दिया था कितना था 9, गुणित LCM नहीं दिया, यही तो निकालना है, तो LCM को हम जो कहते हैं लिख देंगे। अब क्या करना, 9 का पक्षांतर कर देना है, 306 गुणित 657, यह संख्या ज्यों की त्यों रहेगी बटे 9 का पक्षांतर, यानी जो 9 अभी गुणा में थे तो यह कहाँ आ जाएंगे, भाग में, बराबर क्या बचेगा यहाँ पर LCM। अब यह काट देंगे, 9 एकम 9, 306 को काटना है तो काटिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितना बचा 3, 9 चौके 36, 34 गुणित 657, LCM कितना आएगा इसका, आपको गुणा कर देना है 34 गुणित 697, तो इसका आपको LCM मिल जाएगा। जब हम 34 का गुणा 657 में करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 22,338, 22,338, यह इसका LCM हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक चौथे का हो जाएगा। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था, तो इसका यह आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आया 22,338। आप चाहें तो अपनी उत्तरमाला में मिला भी सकते हैं। चलिए तो पाँचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के ऊपर n की घात अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यह आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या n मान ली है, यहाँ n क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है जो 6 के ऊपर n की अंक है जो 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, यह आपको जांच करनी है। तो पाँचवा प्रश्न है, इसको हम हल करेंगे। कैसे हल करना है, आपको यह एक नियम होता है जिसे आप याद करेंगे। नियम क्या होता है, देखो समझना भी है। नियम होता है कि यदि कोई, आप अपने साथ लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना चाहिए। आप सभी ने यह लिख लिया होगा। अब इससे क्या हम आपको बताएंगे, देखो प्रश्न में लिखा था कि 0 होती है कि नहीं, यही लिखा था प्रश्न में, 0 समाप्त होती है। कोई भी संख्या है वह 0 पर समाप्त कब होगी, जब उसका गुणा हम 2 गुणित 5 करेंगे। जैसे 2 गुणित 5 किया, यहाँ पर देखिए 2 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10। तो यह कब बनी, जब 2 और 5 आए। 2 में यदि हम किसी भी संख्या गुणा करते तो यह 0 नहीं आता, इकाई में जो 0 पर समाप्त नहीं होती। जैसे 2 में 3 का गुणा किया तो वह 6 पर समाप्त हो गई, 4 का करते तो 2 चौके 8 पर समाप्त हो जाती। यह 0 पर कभी समाप्त होगी, जब एक बार 2 और 5 आए तभी यह 0 पर समाप्त होगी। अधिक से अधिक बार कितनी बार भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक बार तो 2 और 5 को आना चाहिए। तो यही आपको यहाँ पर समझाया गया और यही आपको लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न में पूछा गया 6 के ऊपर n की घात, यानी सबसे पहले क्या करना है, 6 के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, अतः 6 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड, या फिर लिखेंगे आप 6 की अभाज्य गुणनखंड निकालने पर। निकालिए 6 का गुणनखंड। सबसे पहले इसमें छोटी संख्या का भाग देंगे, 2 से 2 3 6 और 3 से देंगे 3 एकम 3, यानी 6 की अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकले, 2 गुणित 3। आप देख रहे होंगे इसमें 5 है जो नहीं आया, यानी यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 का अभाज्य गुणन, 6 का गुणनखंड क्या है, आप बताइए। 6 का गुणनखंड 2 गुणित 3 है, जो 2 गुणित 5 के रूप का नहीं है, अर्थात इसमें 0 नहीं, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है, क्योंकि यदि 2 में 5 आता है तो हम कहते हैं यह संख्या 0 पर समाप्त हो रही है। क्योंकि इसमें 5 नहीं आ रहा है इसलिए समाप्त 0 पर नहीं होगी। तो ये आपका इसका 5वें का आंसर हो जाएगा। अब हम 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13
और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। क्या करना है, इस पर हमें व्याख्या करना है कि यह संख्या भाज्य क्यों हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है। देखो 6वें प्रश्न में क्या करना है, आपको भाज्य संख्याएं बतानी है। तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनके कोई भी संख्या का उसमें भाग चला जाए, जैसे 2 है, जैसे 4 हो गई, 6 है, 9 है और 10 है। यह संख्या कैसी है, भाज्य संख्याएं, क्योंकि 2 4 है, 4 में 2 का भी भाग जाता है, 6 में किसका भाग जाता है, 2 का भी चला जाता है और 3 का भी भाग जाता है, 9 में 3 का भाग चला जाता है, 10 में 2 का जाता है, 5 का जाता है। यानी यही संख्या जिसमें किसी भी संख्या का